अध्याय 6। दूसरों के साथ अपने संबंधों की प्रगाढ़ता। एक दिन मैं एक सार्वजनिक सभा के बाद दोपहर में उनके साथ रोज के समय दलाई लामा के होटल के कमरे में उनसे मिलने आया। मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया था। उनके एक अनुचर यह बताने हाल में आया कि परम पूज्य उस समय किसी के साथ निजी वार्ता में व्यस्त हैं और उन्हें अभी थोड़ी देर और लगेगी। मैं उनके कमरे के बाहर अपनी परिचित जगह पर बैठ गया और उनके साथ होने वाली बातचीत की तैयारी करने लगा और साथ ही सुरक्षाकर्मी की संदेहपूर्ण नजर से बचने का प्रयास करता रहा, जैसे कोई स्टोर पर बैठा क्लर्क मैगजीन रैक के पास घूमते स्कूल के लड़कों पर नजर रखता है। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और अच्छे कपड़ों में एक अधेड़ जुगल बाहर निकला। मुझे वे दोनों परिचित लगे। मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मेरा उनसे परिचय करवाया गया था। मुझे बताया गया था कि वह महिला एक विख्यात राजपुत्री थी और उसका पति मैनहैटन का एक अत्यंत धनी व समृद्ध अधिवक्ता था। परिचय के दौरान उनके साथ मेरी बहुत कम बात हुई थी, लेकिन उसी दौरान वे दोनों मुझे बहुत ज्यादा घमंडी लगे थे। जब वे दलाई लामा के कमरे से बाहर निकले तो उनमें जबरदस्त बदलाव नजर आ रहा था। उनका घमंडी और अहंकारी स्वरूप अब नजर नहीं आ रहा था और उसके स्थान पर दोनों के चेहरों पर दया व सद्भाव झलक रहा था। वह दोनों बच्चों की तरह सहज दिख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हालांकि अन्य लोगों पर दलाई लामा का प्रभाव इतना नाटकीय नहीं होता था, लेकिन मैंने गौर किया था कि निश्चित ही उनसे मिलने के बाद लोगों में भावनात्मक परिवर्तन होता था। उनसे मिलने वाले लोग किसी भी क्षेत्र के हों, दलाई लामा की मिलने जुलने की प्रवृत्ति और लोगों के साथ गहरा और सार्थक व भावनात्मक संबंध स्थापित करने की क्षमता मुझे सदा ही हैरान करती थी। पुरानुभूति स्थापित करना। अरिज़ोना में हमने जब मानवीय आत्मीयता और दया के महत्व के बारे में बात की थी, तो उसके कुछ ही समय बाद उनके घर धर्मशाला में मुझे उनके साथ मानवीय संबंधों को गहराई से जानने का मौका मिला। उस समय तक मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हो चुका था कि क्या हम ऐसे सिद्धांतों को समझ सकते हैं जिनका प्रयोग वह अन्य लोगों के साथ करते हैं, ऐसे सिद्धांत जिनके द्वारा किसी संबंध को बेहतर बनाया जा सकता है, वह चाहे अजनबी, परिवार, मित्र के साथ हो या फिर प्रेमियों के बीच में। उत्सुकतावश मैं उस बहस में कूद पड़ा। अब मानवीय संबंधों के विषय में आपके अनुसार दूसरे लोगों के साथ सार्थक संपर्क स्थापित करने और उनके साथ झगड़ों को कम करने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? उन्होंने एक पल के लिए मेरी ओर देखा। उनका देखने का तरीका निष्ठुर नहीं था, लेकिन उससे मुझे ऐसा लगा मानो मैंने उनसे चंद्रमा की मिट्टी का रासायनिक संयोजन पूछ लिया हो। क्षण भर ठहरने के बाद उन्होंने उत्तर दिया, देखो, दूसरों के साथ व्यवहार करना बहुत पेचीदा मामला होता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आपको सभी समस्याओं का एक ही हल मिल सके। यह खाना पकाने जैसा है। यदि आप कुछ बहुत स्वादिष्ट या खास पकवान बना रहे हैं, तो इस कार्य को कई चरण में किया जाता है। हो सकता है कि आपको पहले अलग से सब्जियां उबालनी पड़े और फिर उन्हें तलना पड़े और फिर किसी विशेष ढंग से उन्हें मिलाकर उनमें मसाले आदि डालने हों। अंत में आपको स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी तरह दूसरों के साथ व्यवहार कुशल होने के लिए आपको कई चीजों की जरूरत होती है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते इसका यह तरीका है अथवा इसकी यह तकनीक है। यह वो जवाब नहीं था जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। मुझे लगा वह जवाब देने से बच रहे थे और जरूर उनके पास कहने के लिए कुछ विशेष होगा। मैंने जोर देते हुए कहा, यदि अपने संबंधों को सुधारने का कोई एक तरीका नहीं है, तो क्या कुछ ऐसे सामान्य दिशा निर्देश हैं जो इसमें उपयोगी साबित हो सकें? दलाई लामा ने उत्तर देने से पहले एक पल सोचा। हाँ, हमने पहले भी दूसरों से बात करते समय दिमाग में दया का भाव रखने के महत्व पर बात की थी। वह जरूरी है। निश्चित ही किसी को यह कहना, ओह दयालु होना बहुत जरूरी है। आपके मन में और ज्यादा प्यार होना चाहिए, काफी नहीं है। इस तरह का सामान्य तरीका काम नहीं करेगा। किसी को अधिक आत्मीय और दयालु होना सिखाने का एक प्रभावी तरीका यह है, व्यक्ति को तर्क द्वारा दया भाव के महत्व और उसके व्यवहारिक लाभ के बारे में बताया जाए और उन्हें यह भी सोचना सिखाया जाए कि जब कोई उनके साथ दयापूर्ण व्यवहार करता है तो उन्हें कैसा लगता है आदि। एक तरीके से इससे शुरुआत हो जाती है और जैसे जैसे व्यक्ति अधिक दयालु होने के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसका प्रभाव भी बढ़ता है। दया विकसित करने के विभिन्न तरीके पर विचार करते हुए मुझे लगता है कि प्रानुभूति एक महत्वपूर्ण बात है। किसी दूसरे की पीड़ा को समझने की क्षमता वास्तव में पारंपरिक रूप से
बुद्ध धर्म में दया भाव विकसित करने का तरीका यह है कि किसी ऐसी स्थिति की कल्पना की जाए जिसमें कोई जीव पीड़ा भोग रहा हो, जैसे किसाई के हाथों काटी जाने वाली बकरी। अब बकरी की पीड़ा को महसूस करने की कोशिश कीजिए। दलाई लामा अपनी पूजा की माला पर उंगलियां फेरते हुए सोचने के लिए जरा रुके। वह बोले, मुझे यह लगता है कि यदि हमें किसी भावहीन व्यक्ति से बात करनी हो तो यह तरीका ज्यादा कारागार नहीं होगा। यह ऐसा ही है मानो आप कसाई से उस बकरी की पीड़ा की कल्पना करने के लिए कह रहे हो। किसाई की भावनाएं इतनी कठोर हो जाती है कि उसके ऊपर इस बात का कोई असर नहीं होगा। इसलिए यह तकनीक उन पश्चिम वासियों को बताना या समझाना बहुत कठिन है जो सिर्फ मनोरंजन और मस्ती के लिए शिकार करते हैं जब मछली पकड़ते हैं। ऐसी स्थिति में मैंने सुझाव दिया, किसी शिकारी को शिकार की पीड़ा महसूस करने के लिए कहना प्रभावी तकनीक नहीं है, किंतु आप उसे यह कल्पना करवाकर कि उसका पालतू कुत्ता एक पिंजरे में फंस गया है और दर्द से चिल्ला रहा है, उसे शिकारी के भीतर दया के भाव को जगाने की शुरुआत अवश्य कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, दलाई लामा ने सहमति जताई। मेरे विचार से स्थिति के अनुसार इस तकनीक में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति में पशुओं के प्रति सहानुभूति का भाव अधिक प्रबल ना हो, लेकिन किसी परिवार के सदस्य या मित्र के लिए उसके मन में कुछ भावना अवश्य होगी। ऐसे में वह व्यक्ति ऐसी परिस्थिति की कल्पना कर सकता है जिसमें उसका कोई प्रियजन दर्द में है या किसी बुरी स्थिति से गुजर रहा है, और फिर यह कल्पना करें कि ऐसे में वह क्या करेगा। इस तरह किसी दूसरे की भावना या उसके अनुभव के साथ जुड़कर दया भाव में वृद्धि की जा सकती है। मुझे लगता है कि प्रानुभूति का महत्व सिर्फ दया भाव बढ़ाने में नहीं है, बल्कि मेरे विचार से सामान्य तौर पर दूसरों के साथ किसी भी स्तर पर व्यवहार करते समय अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखना और तब तक अपनी प्रतिक्रिया पर विचार करना बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अगर आपको दूसरे व्यक्ति के साथ कोई साझा अनुभव नहीं है या आपकी जीवन शैली उससे भिन्न है, तो आप कल्पना द्वारा ऐसे करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा रचनात्मक होना पड़ेगा। इस तकनीक में आपको अपने दृष्टिकोण को कुछ समय के लिए छोड़कर दूसरे के नजरिए से चीजों को देखना पड़ता है कि अगर आप उसकी स्थिति में होते तो आपको कैसा लगता और आप तब क्या करते। इससे आपके मन में दूसरों की भावनाओं के लिए जागरूकता एवं सम्मान पैदा होता है, जो कि दूसरे लोगों के साथ होने वाले झगड़े और परेशानियों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। उस दिन हमारा संवाद जल्दी खत्म हो गया। मुझे आखिरी समय पर दलाई लामा के व्यस्त कार्यक्रम में कुछ जगह दी गई थी और हमारे अन्य संवादों की तरह यह भी देर से हुआ था। बाहर सूरज अस्त होने को था, जिससे शाम का हल्का धुंधलका कमरे के भीतर आ रहा था और उससे कमरे की हल्के पीले रंग की दीवारें अंगारों सी लग रही थी। कमरे में रखी भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं सुनहली रोशनी से प्रकाशमान हो रही थी। दलाई लामा के अनुचर ने धीरे से कमरे में प्रवेश किया और संवाद खत्म करने का संकेत किया। बातचीत समाप्त करते हुए मैंने उनसे पूछा, मुझे पता है कि हमें अब बातचीत बंद करनी है, लेकिन क्या आप कुछ और सलाह या तरीका बता सकते हैं जिससे आप दूसरों के साथ सहानुभूति का भाव स्थापित करते हैं। कई माह पूर्व अरिजोना में बोले अपने शब्दों को सौम्य सादगी से दोहराते हुए उन्होंने कहा, मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ तो हमेशा उन मूल चीजों को ध्यान में रखकर मिलता हूँ जो हम लोगों में समान है। हम सबके पास एक शारीरिक रूप है, दिमाग है और भावनाएं हैं। हम सब एक ही तरह से पैदा होते हैं और हम सबकी मृत्यु होती है। हम सब खुश रहना चाहते हैं और कोई कष्ट नहीं झेलना चाहते। मैं अन्य गौण बातों को सोचने के बजाय कि मैं तिब्बती हूँ या मेरा वर्ण, धर्म या संस्कृति अलग है, मैं अपनी समान बातों पर ध्यान देता हूँ। इससे मेरे अंदर ये भाव बना रहता है कि मैं अपने ही जैसे किसी व्यक्ति से मिल रहा हूँ। मुझे लगता है कि लोगों से इस स्तर पर बात करने से एक दूसरे से बातचीत और संपर्क करना आसान हो जाता है। इन शब्दों के साथ वह उठे, मुस्कुराए, मेरे हाथ को धीरे से पकड़ा और फिर चले गए। अगले दिन सुबह हमने दलाई लामा के घर पर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाया। अरिजोना में हमने मानवीय संबंधों में दया के महत्व के बारे में काफी बातचीत की थी और कल हमने एक दूसरे के साथ मिलने जुलने की क्षमता को बेहतर बनाने में सहानुभूति की भूमिका पर चर्चा की। हाँ, दलाई लामा ने सिर हिलाकर कहा। इसके अतिरिक्त क्या आप दूसरों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से व्यवहार करने का कोई और विशिष्ट तरीका या तकनीक बता सकते हैं। जैसा कि मैंने कल कहा था, ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप अपनी सभी समस्याओं को सुलझाने के कोई एक या दो तरीके ढूंढ सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि कुछ और बातें हैं
जिनसे दूसरों के साथ व्यवहार करने में आपको मदद मिल सकती है। सबसे पहले आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। साथ ही ज़्यादा उदार और ईमानदार होना भी इसके लिए उपयोगी गुण साबित हो सकते हैं। मैंने प्रतीक्षा की, किंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या आप संबंधों को सुधारने के कोई अन्य तरीके बता सकते हैं? दलाई लामा एक क्षण के लिए सोचने लगे। नहीं, वह हंस दिए। मुझे लगा कि ये छोटी छोटी बातें बहुत सरल व सामान्य थी। फिर भी उस समय उन्हें इस विषय पर और कुछ नहीं कहना था, इसलिए हमने अन्य विषयों पर चर्चा शुरू कर दी। उस दिन शाम को मुझे धर्मशाला में अपने कुछ तिब्बती मित्रों के घर रात्रि भोज का निमंत्रण मिला था। मेरे मित्रों ने उस शाम को जीवंत बना दिया था। खाना बहुत अच्छा था, जिसमें अनेक स्वादिष्ट व्यंजन थे और तिब्बती मोमोज तो बहुत ही बढ़िया बने थे। खाना खत्म होने के साथ बातचीत में रंग जमने लगा। शीघ्र ही सभी मेहमान नशे की हालत में अपने पुराने शर्मनाक किस्से सुनाने लगे। बैठक में बहुत से लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें जर्मनी का एक विख्यात दंपति भी शामिल था। वह महिला वास्तुकार थी तथा उसका पति लेखक था, जो दर्जनों भर पुस्तकें लिख चुका था। पुस्तकों में रुचि होने के कारण मैं उस लेखक से बातचीत करने लगा। मैंने उसके लेखन के बारे में पूछा। उसके उत्तर संक्षिप्त व नीरस थे और बातचीत का तरीका अत्यंत रूखा व घमंड भरा था। मुझे वह बड़ा असनेही व अहंकारी लगा तथा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं खुद को समझाने लगा कि मैंने कम से कम उससे बात करने की कोशिश तो की, और मुझे लगा कि वह सिर्फ एक अप्रिय व्यक्ति था। यह सोचकर मैंने कुछ अन्य सौम्य मेहमानों से बातचीत शुरू कर दी। अगले दिन गांव में चाय की दुकान पर मेरी भेंट एक मित्र से हो गई और उसके साथ चाय पीते हुए मैंने उसे पिछले दिन की घटना के बारे में बताया। मुझे कल उस लेखक राल्फ को छोड़कर सबसे मिलकर सचमुच बहुत मजा आया। मुझे वह बहुत घमंडी लगा, बिल्कुल मिलनसार नहीं है। मैं उसे बहुत वर्षों से जानता हूँ, मेरे मित्र ने कहा। मुझे पता है कि वह ऐसा करता है, किंतु वह शुरू में थोड़ा शर्माता है और कम बोलता है, परंतु उसे जानने के बाद लगता है कि वह बहुत बढ़िया व्यक्ति है। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, मेरे मित्र ने समझाते हुए कहा। हालांकि वह एक सफल लेखक है, उसने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां झेली है। राल्फ ने सचमुच बहुत कष्ट देखे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसके परिवार को नाजियों ने बहुत तंग किया था। उसके दो बच्चे थे, जो आनुवंशिक तौर पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग थे, किंतु राल्फ उन दोनों के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित था। अपने जीवन में कड़वाहट भरने या खुद को शहीद मानने के बजाय उसने दूसरों से सहायता ली और विकलांग लोगों के साथ स्वयं सेवक के रूप में काफी काम किया। उसे ठीक से जानने के बाद तुम्हें पता लगेगा कि वह सचमुच खास है। संजोग से उसी सप्ताह के अंत में एक खाली पड़े मैदान में, जो उन दिनों स्थानीय हवाई अड्डे की तरह प्रयोग किया जाता था, मेरी मुलाकात फिर से राल्फ और उसकी पत्नी से हुई। हम लोग एक जहाज से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन वह उड़ान किसी कारण से रद्द हो गई। दिल्ली के लिए अगले कई दिनों तक कोई उड़ान नहीं थी, तो हमने मिलकर एक गाड़ी से दिल्ली जाने का फैसला किया, जो कि 10 घंटे का बहुत थकाने वाला सफर था। मेरे मित्र द्वारा दी गई थोड़ी सी जानकारी के कारण राल्फ के बारे में मेरे विचार बदल गए थे, और दिल्ली तक उस लंबे सफर के दौरान मैंने उसके साथ खुलकर बातचीत की। इसके फलस्वरूप मैंने उसके साथ बातचीत करने का सिलसिला बनाए रखा। शुरू में उसका व्यवहार पहले जैसा ही था, परंतु थोड़े से खुलेपन और प्रयास के बाद मैंने जल्दी ही पाया कि राल्फ के घमंडी स्वभाव का कारण उसका दम्भ नहीं, बल्कि उसका संकोची स्वभाव था। उत्तरी भारत के धूल भरे उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते हुए जैसे जैसे हम लोगों की बातचीत गहन होने लगी, मुझे वह अत्यंत सौम्य और अच्छा इंसान होने के साथ साथ यात्रा के लिए एक बढ़िया साथी भी लगा। दिल्ली पहुंचने तक मुझे लगा कि दलाई लामा द्वारा लोगों के बारे में जानने संबंधी सलाह उतनी सामान्य या सतही नहीं थी, जितनी वह पहले प्रतीत हुई थी। हाँ, वह सरल थी, किंतु एक तरफा नहीं थी। कभी कभी बहुत सामान्य और सीधी सलाह, जिसे हम अत्यंत सरल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वही संपर्क को साधने और बढ़ाने वाला सबसे प्रभावशाली जरिया बन जाती है। मैं घर जाने से पहले दिल्ली में सिर्फ 2 दिन रुकने वाला था, लेकिन मुझे वहां कई दिन हो चुके थे। धर्मशाला की शांति से दूर यह जगह बहुत शोरगुल वाली थी, और मुझे जहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। घुटन भरी गर्मी, प्रदूषण और भीड़ भाड़ के अलावा गलियों पर ठगी करने वाले शहरी पर भिक्षुओं की सामान्य प्रजातियों से वहां की सड़कें भरी पड़ी थी। दिल्ली की गर्म गलियों में मुझे एक पश्चिमवासी विदेशी शिकार समझने वाले आधा दर्जन लोग मेरे साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, मानो मेरे माथे पर मूर्ख लिखा हुआ था। इससे मेरा उत्साह ठंडा हो गया। उस दिन सुबह मैं
एक नुक्कड़ पर दो लोगों की बदमाशी का शिकार बन गया। उनमें से एक ने, जिस समय मेरा ध्यान नहीं था, मेरे जूतों पर लाल पेंट गिरा दिया। तभी पास खड़े उसके दूसरे साथी ने, जो अत्यंत भोला सा जूते पॉलिश करने वाला लड़का लग रहा था, मेरा ध्यान इस ओर दिलाया और मैंने सामान्य दर पर जूते साफ करने के लिए हाँ कर दी। उसने कुछ ही मिनटों में मेरे जूते साफ करके चमका दिए। काम खत्म करने के बाद उसने बहुत पैसे मांगे, जो शायद दिल्ली जैसी जगह पर किसी की 2 महीने की तनख्वाह होगी। जब मैंने मना किया तो वह बोला कि उसने जूते साफ करने के इतने पैसे पहले ही बता दिए थे। मैंने दोबारा आपत्ति की तो उसने रोज चिल्लाकर भीड़ जमा कर ली और लोगों से कहने लगा कि काम करवाने के बाद मैं उसे पैसे देने से इनकार कर रहा था। शाम को मुझे यह पता लगा कि यह अनजान पर्यटकों के साथ होने वाली सामान्य धोखाधड़ी थी। पैसे मांगने के बाद पॉलिश वाला लड़का जानबूझकर शोरगुल करता है, पर्यटक को शर्मनाक स्थिति में डालने और उससे पैसे ऐंठने के इरादे से भीड़ जमा करता है। मैंने उस दिन दोपहर में अपनी एक मित्र के साथ होटल में खाना खाया। सुबह की वह घटना जल्द ही दिमाग से निकल गई जब उसने दलाई लामा के साथ मेरे साक्षात्कारों के बारे में पूछा। हम लोग पुरानुभूति और दूसरे व्यक्ति के नजरिए को जानने के महत्व पर दलाई लामा के विचारों पर बातचीत में डूब गए। खाने के बाद हमने टैक्सी ली और कुछ अन्य मित्रों से मिलने के लिए निकल गए। गाड़ी में मुझे सुबह हुई जूते वाली धोखाधड़ी याद आ गई और जब मुझे उस बारे में बुरे विचार आ रहे थे तो मेरी नजर गाड़ी के मीटर पर गई। गाड़ी रोको, मैं चिल्लाया। मेरी मित्र मेरे इस तरह चिल्लाने से घबरा गई। ड्राइवर ने मुझे शीशे से देखा लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। गाड़ी को साइड में लगाओ, मैंने कांपती आवाज से कहा। मेरे मित्र को बहुत हैरानी हुई। गाड़ी रुक गई। मैंने हवा में हाथ लहराते हुए मीटर की ओर इशारा किया। तुमने मीटर को दोबारा चालू नहीं किया। जब हम चले थे तभी इसमें 20 रुपए से ज्यादा आ रहे थे। माफ करना साहब, उसने लापरवाही से कहा, जिससे मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया। मैं दोबारा चालू करना भूल गया। मैं अब कर देता हूँ। तुम कुछ चालू नहीं करोगे, मैंने चिल्लाकर कहा। मैं तुम लोगों से थक गया हूँ। तुम किराया ज्यादा लेते हो, गोल गोल घुमाते रहते हो, या लोगों को लूटने के लिए जो चाहे करते हो। मैं बस बस थक चुका हूँ, मैंने जोर से दिखावटी अंदाज में कहा। मेरे मित्र को शर्म महसूस हो रही थी। टैक्सी ड्राइवर मुझे उसी विद्रोही ढंग से देख रहा था जैसे दिल्ली की व्यस्त सड़कों के बीचों बीच पवित्र गायें सड़कों की यातायात को रोकने के उद्देश्य से खड़ी रहती है। उसने मुझे ऐसे देखा मानो मेरे गुस्से से उसे थकान और निराशा हो रही थी। मैंने आगे वाली सीट पर कुछ रुपए फेंके और कुछ कहे बिना गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपने मित्र के साथ गाड़ी से बाहर निकल गया। कुछ ही मिनटों में हमने दूसरी टैक्सी ली और चल पड़े। परंतु मैं उस बात को छोड़ नहीं पाया। दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए मैं शिकायत करता रहा कि दिल्ली में हर कोई किस तरह पर्यटकों को लूटने में लगा था और यह कि हम उनके लिए किसी शिकार से ज्यादा कुछ नहीं थे। मेरी मित्र मेरे गुस्से भरी बातें चुपचाप सुनती रही। अंत में उसने कहा, अरे 20 रुपए बस एक चौथाई ही तो है, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं क्रोध से उबलने लगा। यह असूल की बात है, मैंने कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस बात को लेकर इतनी शांत कैसे हो, जबकि ऐसा हर समय होता है। क्या इससे तुम्हें परेशानी नहीं होती? देखो, वह बोली, मैं भी 1 मिनट के लिए परेशान हुई थी, लेकिन फिर मैंने उस बारे में सोचना शुरू कर दिया जिस बारे में हम लंच में बात कर रहे थे, कि दलाई लामा कहते हैं कि किसी भी चीज को दूसरे के नजरिए से देखना चाहिए। जिस समय तुम्हें गुस्सा आ रहा था, उस समय मैं सोच रही थी कि उस कार ड्राइवर और मेरे बीच क्या समानता है। हम दोनों अच्छा खाना खाकर आराम से सोना चाहते हैं। हम दोनों अच्छा महसूस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें आदि। फिर मैं खुद को ड्राइवर समझने लगी। मैं सारा दिन घुटन भरी गाड़ी में बिना एसी के बैठी रहती हूँ। हो सकता है मुझे अमीर सैलानियों से ईर्ष्या होती हो और चीजों को ठीक करने का और खुश रहने का मुझे सबसे आसान ढंग यही लगता है कि लोगों से किसी तरह पैसे ऐंठ लिए जाए। परंतु सही बात यह है कि अगर मैं ऐसा कर भी लूं और किसी अनजान सैलानी से कुछ पैसे ऐंठने में कामयाब भी हो जाऊं, तो भी मुझे नहीं लगता कि यह खुश रहने का, संतुष्ट जीवन जीने का कोई बहुत अच्छा तरीका है। जो भी हो, मैं जितना ज्यादा इस ड्राइवर की तरह सोच रही थी, मुझे उसके ऊपर गुस्सा उतना ही कम आ रहा था। वह अपने जीवन से उदास है। मेरा मतलब है, उसने जो किया मैं उससे सहमत नहीं हूँ और हमने उसकी गाड़ी से उतरकर ठीक ही किया, लेकिन मुझे उसके ऊपर इतना गुस्सा नहीं आया कि मैं उसे नफरत करने लग जाऊं। मैं चुप हो गया। दरअसल मुझे हैरानी हो रही थी कि मैं दलाई लामा से कितना कम सीख पाया था। उस समय तक मुझे उनकी सलाह का व्यवहारिक महत्व समझ में आने लगा था, जैसे दूसरे को समझना और निश्चित ही
उनके द्वारा मुझे उन सिद्धांतों के अनुप्रयोग के उदाहरण भी काफी प्रेरणादायक लगे। परंतु जब मैंने उनके अरिज़ोना में शुरू हुई और भारत में जारी रही बातचीत पर दोबारा विचार किया, तो मुझे समझ में आया कि शुरू से ही हमारे साक्षात्कार का ढंग भावशून्य था। मानो मैं उनसे मानव शरीर के विज्ञान के बारे में पूछ रहा था, और सिर्फ इस एक मामले में यह मनुष्य के दिमाग और उसकी आत्मा के विज्ञान की बात हो रही थी। हालांकि उस क्षण तक मुझे उनके विचारों को अपने जीवन में प्रयोग करने की बात दिमाग में नहीं आई। मुझे हमेशा महसूस होता था कि मैं उनके विचारों को अपने जीवन में भविष्य में कभी, जब मेरे पास ज़्यादा समय होगा, प्रयोग करूँगा। किसी संबंध के मूल आधार को समझना। अरिज़ोना में दलाई लामा के साथ मेरी बातचीत खुशी के स्रोत पर चर्चा से शुरू हुई थी। बावजूद इसके कि उन्होंने एक भिक्षु की तरह रहने का निर्णय किया, अध्ययन यह बताते हैं कि शादी भी एक निमित्त है जिससे खुशी मिल सकती है, और स्वास्थ्य जीवन में संतोष बढ़ाने के लिए आवश्यक घनिष्ठता और नज़दीकी संबंध उपलब्ध हो सकते हैं। अमेरिकी और यूरोपीय लोगों पर हजारों सर्वे हुए हैं जो यह बताते हैं कि सामान्य तौर पर विवाहित लोग अकेले रहने वाले अथवा वैधव्य झेल रहे लोगों या तलाकशुदा या अलग रहने वाले लोगों की अपेक्षा अपने जीवन में अधिक खुश व संतुष्ट होते हैं। एक सर्वे से पता लगता है कि 10 में से 6 अमेरिकी जो अपनी शादी से बहुत खुश हैं, वे अपने जीवन में भी बहुत खुश हैं। मानवीय संबंधों के विषय पर चर्चा करने के दौरान मुझे लगा कि खुशी के उस समान स्रोत के विषय पर बात करना भी जरूरी होगा। दलाई लामा के साथ एक नियत साक्षात्कार से कुछ मिनट पहले मैं होटल टुसान के बाहरी दलान में एक मित्र के साथ बैठा ठंडा शरबत पी रहा था। रोमांस और शादी के विषय पर मैं जिनके बारे में अपने साक्षात्कार में चर्चा करने पर विचार कर रहा था, के संबंध में मेरे मित्र और मैं अकेले रहने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे थे। बात करते समय शायद गोल्फ खेलने वाला एक स्वस्थ युवा जोड़ा जो सैलानी मौसम के अंत में छुट्टियां बिताने आया था, हमारे निकट एक टेबल पर बैठा था। उनके चेहरे पर मध्यम श्रेणी के विवाहित का भाव था। शायद वह हनीमून तो नहीं मना रहे थे, लेकिन अब भी युवा थे और निश्चित ही एक दूसरे से प्यार करते थे। मुझे लगा कि निश्चित ही बहुत अच्छा लगता होगा। अभी वो ठीक से बैठे भी नहीं थे कि आपस में लड़ने लगे। मैंने तुमसे कहा था कि हमें देर हो जाएगी, उस महिला ने शिकायत भरे तीखे लहजे में कहा। उसकी आवाज भारी थी। शायद इतने वर्ष तक सिगरेट और शराब पीने से उसका गला भारी हो गया था। अब हमारे पास खाने तक का समय नहीं है। मैं ठीक से खाना भी नहीं खा सकती। अगर तुमने तैयार होने में इतनी देर ना लगाई होती। पुरुष के मुंह से अपने आप निकल गया। उसका स्वर शांत था, लेकिन एक एक अक्षर में चिढ़ और चतुरता झलक रही थी। इस बात का खंडन करते हुए युवती बोली, मैं आधा घंटा पहले ही तैयार हो गई थी। तुम्हें ही अखबार पढ़कर खत्म करना था। यह सिलसिला चलता रहा और रुका नहीं। यूनानी नाटककार यूरिपिडीज ने कहा था, विवाह करो, हो सकता है वह ठीक चल जाए। परंतु जब विवाह असफल होता है तो लोगों के लिए घर नर्क बन जाता है। उस दंपति के बीच चल रहे विवाद ने जल्द ही हमारे बीच अकेले रहने वाले लोगों के दुख पर हो रही चर्चा का अंत कर दिया। मेरे मित्र ने आंखें घुमाते हुए सीनफेल्ड की एक पंक्ति अद्भुत करते हुए कहा, हाँ, मैं सचमुच जल्दी विवाह करना चाहता हूँ। कुछ ही क्षण पहले मैं दलाई लामा के साथ चर्चा के समय रोमांस और विवाह के आनंद और फायदों पर उनकी राय लेने के बारे में सोच रहा था। इसके बजाय मैं उनके होटल के कमरे में प्रवेश करने के बाद अभी बैठा भी नहीं था कि मैंने उनसे पूछा, आपको क्या लगता है कि विवाह में इतनी जल्दी जल्दी झगड़े क्यों होते हैं? झगड़ों के बारे में कहे तो ये बहुत जटिल बात है, दलाई लामा ने समझाते हुए कहा। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। इसलिए जब हम संबंधों में आई समस्याओं पर बात करते हैं, तो इसका पहला चरण यह है कि हम उस संबंध की प्रकृति और उसके आधार के बारे में विचार करें। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि संबंध कई तरह के होते हैं और हमें उनके बीच के अंतर को भी जानना होगा। जैसे यदि हम कुछ देर के लिए विवाह के मुद्दे को एक तरफ छोड़ दें, तो सामान्य मित्रता के अंतर्गत भी अनेक प्रकार के मैत्री संबंध होते हैं। कुछ मैत्री संबंध धन, सत्ता और ओहदे पर आधारित होते हैं। ऐसे मामलों में आपकी मित्रता तभी तक रहती है जब तक आपके पास धन, सत्ता और ओहदा बना रहे। इन चीजों के ना रहने पर मित्रता भी समाप्त होने लगती है। दूसरी ओर एक अन्य तरह की मित्रता होती है। ऐसी मित्रता जो धन, सत्ता या ओहदे पर आधारित ना होकर सच्ची मानवीय भावनाओं पर आधारित होती है। इसमें निकटता होती है,
और चीजों को साझा करने और आपसी संबंध रखने का भाव होता है। मैं इस तरह की दोस्ती को सच्ची दोस्ती मानता हूँ, क्योंकि यह व्यक्ति के धन, सत्ता या ओहदे की स्थिति के घटने या बढ़ने से प्रभावित नहीं होती। इस सच्ची दोस्ती को बनाए रखने के लिए इसमें स्नेह का भाव होता है। यदि यह ना हो तो आपको सच्ची मित्रता नहीं मिल सकती। हमने यह बात पहले कही है और यह अत्यंत स्पष्ट भी है। किंतु यदि आपके साथ किसी संबंध में कोई समस्या आती है, तो थोड़ा रुककर उस संबंध के बारे में विचार करना काफी उपयोगी हो सकता है। इसी तरह यदि किसी को अपने पति या अपनी पत्नी के साथ समस्या है, तो उस संबंध के मूल आधार को समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपको ऐसे बहुत से संबंध देखने को मिल जाएंगे जो तत्काल जगी कामुकता पर आधारित होते हैं। जब किसी जुगल की नई नई मुलाकात होती है और वह कुछ ही मौकों पर एक दूसरे से मिले होते हैं, तो वे बहुत खुश रहते हैं। दलाई लामा ने हंसकर कहा, परंतु उसी क्षण विवाह का निर्णय लेना चंचलता हो सकती है। जिस तरह कोई व्यक्ति किसी संदर्भ में अत्यधिक क्रोध या घृणा के कारण पागल हो जाता है, उसी तरह व्यक्ति के लिए प्रेम या वासना के कारण पागल हो जाना भी संभव है। कभी कभी आपको ऐसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है जब उसे ऐसे लगे, अरे मेरा पुरुष या मेरी महिला दोस्त बहुत अच्छा या अच्छी इंसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके प्रति आकर्षित हूँ। इसलिए इस तरह के आरंभिक आकर्षण पर आधारित संबंध पर अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता और ये बहुत अस्थायी होता है, क्योंकि ये पूरी तरह अस्थायी घटनाओं पर आधारित है। यह मनोभाव क्षणिक होता है और कुछ ही समय बाद गायब हो जाता है। यह कहकर उन्होंने अपनी उंगलियां चटकाई। इसलिए यदि वह संबंध बिगड़ता है तो इसमें ज्यादा हैरानी की बात नहीं है और इस पर आधारित विवाह में भी परेशानियां आएंगी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मैं आपसे इस बात पर सहमत हूँ, मैंने जवाब दिया। ऐसा लगता है किसी भी संबंध में वह कितना ही प्रबल क्यों ना हो, शुरू की गर्मजोशी धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती है। कुछ सर्वे बताते हैं कि जो लोग अपने संबंध में आरंभिक आवेश और रोमांस को जरूरी मानते हैं, उन्हें बाद में निराशा होती है और वे अलग हो जाते हैं। मिनीसोटा यूनिवर्सिटी के एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक एलैन वर्किड ने शायद इस मुद्दे पर विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जो लोग भावुक प्रेम के सीमित अदर जीवन को मानने में असफल रहते हैं, उनके संबंध का बिगड़ना तय होता है। उसे और उसके मित्र को लगा कि पिछले 20 वर्षों में तलाक के मामलों में वृद्धि का आंशिक रूप से संबंध इस बात से है कि लोग अपने जीवन में रोमांस युक्त प्रेम जैसे गहन सकारात्मक भावुक अनुभवों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। परंतु एक समस्या यह है कि इस तरह के अनुभवों को लंबे समय तक बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। यह बात ठीक है, वे बोले। इस तरह आप देख सकते हैं कि संबंधों से जुड़ी समस्याओं पर बात करते समय उस संबंध की मूल प्रकृति को समझना और जानना कितना जरूरी है। जहाँ कुछ संबंध तत्काल कामुक आकर्षण पर आधारित होते हैं, वहीं कुछ अन्य तरह के संबंध भी संभव हैं, जिनमें ठंडे दिमाग वाला व्यक्ति यह जानता है कि मेरा साथी बेशक देखने में शारीरिक रूप से ज्यादा आकर्षक नहीं है, लेकिन वह एक अच्छा और नेक इंसान है। इस तरह के आधार पर बने संबंध अधिक समय चलते हैं, क्योंकि इनमें दोनों लोगों के बीच मानवीय एवं निजी स्तर पर वास्तविक संपर्क होता है। दलाई लामा कुछ रुके, मानो उस मुद्दे पर विचार कर रहे हों, और फिर बोले, निश्चित रूप से मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि व्यक्ति एक अच्छा और स्वस्थ संबंध भी बना सकता है, जिसमें कामुक आकर्षण भी एक तत्व होता है। इससे लगता है कि कामुक आकर्षण के आधार पर दो तरह के संबंध हो सकते हैं। एक पूरी तरह कामेच्छा पर आधारित होता है। इस मामले में उस संबंध के पीछे का मुख्य उद्देश्य अस्थायी संतोष और तत्काल तुष्टि है। इस तरह के संबंध में दोनों लोग एक दूसरे को मनुष्य कम और वस्तु अधिक मानते हैं। इस तरह का संबंध ज्यादा मजबूत नहीं होता। यदि कोई संबंध परस्पर सम्मान के बिना सिर्फ काम वासना पर आधारित है, तो वह संबंध वैश्यवृत्ति जैसा माना जाएगा, जिसमें दोनों में से किसी भी पक्ष के मन में दूसरे के लिए सम्मान का भाव नहीं होता। मुख्य रूप से काम वासना पर आधारित संबंध बर्फ पर बने घर की तरह होता है। जब बर्फ पिघलती है तो वह घर भी गिर जाता है। हालांकि कामुकता पर आधारित एक और तरह का संबंध होता है, लेकिन उसमें शारीरिक आकर्षण उस संबंध का प्रमुख आधार नहीं होता। इस तरह के संबंध में आपकी भावना के आधार पर सामने वाले व्यक्ति का अपना यह महत्व होता है कि वह अच्छा, नेक और सौम्य व्यक्ति है और आप उसका सम्मान करते हैं। इस भाव पर आधारित कोई भी संबंध अधिक स्थायी, विश्वसनीय होगा और ज्यादा उचित भी। इस तरह का संबंध स्थापित करने के लिए साथ में कुछ समय बिताकर एक दूसरे को जानना और एक दूसरे की विशेषताओं को समझना जरूरी होता है।
इसलिए जब मेरे मित्र मुझसे उनके विवाह के बारे में पूछते हैं, तो मैं सामान्य तौर पर उनसे यही पूछता हूँ कि वह एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं। अगर वह कुछ महीनों की बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ, अरे यह तो बहुत कम समय है। यदि वह कहते हैं कि कुछ सालों से जानते हैं, तो ये थोड़ा बेहतर लगता है। इतने समय में वह एक दूसरे के चेहरे आदि को ही नहीं, बल्कि शायद उस व्यक्ति के स्वभाव को जान जाते हैं। यह तो मार्क ट्वेन के उद्धरण जैसा लगता है कि कोई पुरुष या स्त्री शादी के एक शताब्दी के चौथाई भाग तक साथ रहे बिना यह नहीं समझ सकता कि सच्चा प्यार क्या होता है। दलाई लामा ने हामी भरी और आगे कहा, हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सी समस्याएं सिर्फ इस कारण पैदा होती है क्योंकि एक दूसरे को जानने के लिए उन्होंने पर्याप्त समय नहीं बिताया होता है। खैर, मेरे विचार से यदि कोई सचमुच संतोषजनक संबंध बनाना चाहता है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका सामने वाले व्यक्ति की सिर्फ ऊपरी विशेषताओं को नहीं बल्कि उसके स्वभाव को समझना है। इस तरह के संबंध में सच्ची करुणा की बड़ी भूमिका होती है। मैंने बहुत से लोगों को यह दावा करते सुना है कि उनके विवाह में सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं बल्कि उसका बहुत गहरा अर्थ है। इस संबंध में दो लोग अपने अपने जीवन को आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनते हैं और उनमें काफी घनिष्ठता होती है। यदि यह दावा सच्चा है, तो मेरा यह मानना है कि किसी संबंध को स्थापित करने का यही उचित आधार है। एक अच्छे संबंध में एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी तथा प्रतिबद्धता का भाव होना चाहिए। निश्चित तौर पर यह जुगल के बीच शारीरिक संपर्क, उचित या सामान्य शारीरिक संबंध कुछ हद तक संतोष प्रदान कर सकता है, जिससे व्यक्ति का मस्तिष्क शांत रहता है। परंतु आखिर में तो यदि जीव विज्ञान की दृष्टि से देखें, तो संभोग का मुख्य उद्देश्य प्रजनन होता है और इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए व्यक्ति को अपने बच्चों के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ता है, ताकि वह जीवित रह सकें और बड़े हो सकें। इसलिए जिम्मेदारी और निष्ठा की क्षमता विकसित करना जरूरी है। उसके बिना किसी भी संबंध से सिर्फ अस्थायी संतोष मिलता है, यह सिर्फ मजे के लिए रह जाता है। वह हंसने लगे। उनकी हंसी में मानव स्वभाव की विस्तृत संभावना पर उनका आश्चर्य झलक रहा था। रोमांस पर आधारित संबंध। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति से जो स्वयं पूरी उम्र ब्रह्मचारी रहा हो, संभोग और विवाह के बारे में बात करना अटपटा लग रहा था। उन्हें इस विषयों पर बात करने से परहेज नहीं था, लेकिन उनकी टिप्पणियों में उनका वैराग्य दिखाई दे रहा था। उनके साथ हुई बातचीत के बारे में शाम को सोचते समय मुझे ध्यान आया कि संबंधों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू था जिसके बारे में हमने कोई बात नहीं की थी, और मैं इस विषय पर उनके विचार जानने को उत्सुक था। मैंने उस बारे में अगले दिन बात की। कल हमने संबंधों पर तथा गहरे संबंध या विवाह को सिर्फ संभोग पर आधारित न करने के महत्व पर चर्चा की थी। मैंने अपनी बात कहना आरंभ किया, परंतु पाश्चात्य संस्कृति में सिर्फ शारीरिक संबंध की बात नहीं होती, बल्कि वहाँ रोमांस की एक संपूर्ण अवधारणा है। प्रेम करना, अपने साथी से बहुत गहरा प्रेम होना, इसे वहाँ बहुत अच्छा माना जाता है। फिल्म साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में इस तरह के रोमांस भरे प्रेम को लेकर काफी उमंग रहती है। इस बारे में आपका क्या विचार है? दलाई लामा ने निसंकोच कहा, मेरे विचार में अगर हम इस बात को बिल्कुल छोड़ दें कि रोमांस भरे प्रेम की अनंत तलाश हमारे गहन आध्यात्मिक विकास को किस तरह प्रभावित करती है, और यदि हम पारंपरिक जीवन शैली के दृष्टिकोण से भी देखें, तो रोमानी प्रेम के आदर्शीकरण को चरम स्थिति के रूप में देखा जा सकता है। देखभाल और सच्चे स्नेह पर आधारित संबंधों से अलग यह अलग तरह की बात है। इसे सकारात्मक ढंग से नहीं देखा जा सकता। उन्होंने निश्चित पूर्ण कहा, यह कल्पना पर आधारित है, इसे पाया नहीं जा सकता और इसलिए यह कुंठा का कारण बन सकता है। इस आधार पर इसे सकारात्मक नहीं माना जा सकता है। दलाई लामा के स्वर में निश्चयात्मकता थी, जिससे पता लग गया कि उन्हें इस विषय में और कुछ नहीं कहना था। हमारा समाज रोमांस पर जितना जोर देता है, उसे देखते हुए मुझे लगा कि उन्होंने रोमानी प्रेम के आकर्षण को बहुत हल्के अंदाज में समाप्त कर दिया। चूंकि दलाई लामा का पालन पोषण मठ में हुआ था, इसलिए मुझे लगा कि उन्हें रोमांस के आनंद की पूरी समझ नहीं थी। उनसे रोमांस से संबंधित विषय के बारे में और प्रश्न करना ऐसा था जैसे उन्हें बाहर गाड़ी की पार्किंग में ले जाकर उनसे अपनी गाड़ी के चलाने में आ रही समस्या के बारे में पूछना। मुझे थोड़ी सी निराशा हुई और मैं कुछ देर अपने कागजों को संभालता रहा और फिर दूसरे विषय पर चला गया। वह क्या है जो रोमांस को इतना आकर्षक बनाता है? इस प्रश्न पर विचार करते हुए हमें यह पता लगता है कि काम, रोमानी कामुक, आवेशपूर्ण प्रेम,
चरम आनंद, संस्कृति, जीवन और मनोवैज्ञानिक तत्वों का मिश्रण है। पाश्चात्य संस्कृति में रूमानी प्रेम की अवधारणा पिछले 200 सालों में रूमानियत, जिसने संसार के बारे में हमारी धारणा को बहुत हद तक एक रूप दिया है, के प्रभाव में समृद्ध हुई है। पूर्ववर्ती युगों में बौद्ध में विचार को अस्वीकार करने के फलस्वरूप रोमानियत विकसित हुआ, जिसका जोर मानवीय तर्क पर अधिक था। इस नए दौर ने अंत प्रेरणा, मनोभाव, भावनाओं और आवेश को बढ़ाया। इसने व्यक्ति के आत्मगत अनुभव जानी संवेदी जगत के महत्व पर जोर दिया और इसका झुकाव कल्पना जगत, दिवास्प्रभ तथा ऐसे संसार की ओर था जो वास्तव में मौजूद नहीं है। आदर्श अतीत अथवा आदर्श भविष्य, इस विचार का न सिर्फ कला और साहित्य पर बल्कि राजनीतिक एवं आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के विकास के सभी पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। रोमांस की तलाश का सबसे ज्यादा बाध्य करने वाला तत्व किसी से प्रेम हो जाने का भाव है। हमें इस भाव की ओर खींचने में बहुत प्रभावशाली शक्तियां काम करती है, जो कि सिर्फ रोमानी प्रेम के गुणगान से ज्यादा है और जिन्हें हम अपनी संस्कृति से ग्रहण करते हैं। अनेक शोधकर्ताओं का मानना है कि यह शक्तियां जन्म से ही हमारे अंदर आनुवंशिक तौर पर समाहित की जाती है। प्रेम में पड़ जाने के साथ कामुक आकर्षण का भाव संभोग व्यवहार का सहज बोध युक्त तत्व है, जिसे शायद आनुवंशिक तौर पर ही हमारे भीतर निर्धारित किया जाता है। विकास प्रक्रिया के नजरिए से देखें तो किसी भी प्राणी का सबसे पहला काम होता है जीवित बचना, प्रजनन करना अथवा अपनी जाति के अबाधित जीवन को सुनिश्चित करना। ऐसा करना प्रजातियों के सावर्धीय हित में होता है। इसलिए यदि हम प्रेम में पड़ने के लिए बने हैं तो इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि हम संभोग और प्रजनन करेंगे। इसलिए हमारे अंदर ऐसा करने का तरीका पहले से मौजूद है। कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा होने पर हमारा मस्तिष्क ऐसे रसायन तैयार करता है और बाहर निकालता है जो सुख का एहसास जगाते हैं। वह सुखद भाव जो प्रेम में पड़ने से संबंधित है। जिस समय हमारा मस्तिष्क उन रसायनों का मिश्रण बना रहा होता है, उस समय वह एहसास हमारे ऊपर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि हमें कुछ और दिखाई नहीं देता। प्रेम में पड़ने के लिए प्रेरित करने वाली मनोवैज्ञानिक शक्तियां शरीर की शक्तियों जितनी ही प्रबल होती है। प्लेटो के सिम्पोजियम में सुकरात अरिस्टोफेनिस के मिथक की कथा सुनाता है, जो कामुक प्रेम के आरंभ से संबंध रखती है। इस मिथक के अनुसार पृथ्वी के मूल निवासियों की आकृति गोल थी। उनके 4 हाथ व 4 पैर थे और उनका पिछला हिस्सा एवं कमर से मिलकर वृत्त बनाता था। यही आत्मनिर्भर लिंग रहित जीव बहुत अहंकारी थे तथा देवताओं पर आक्रमण करते रहते थे। उन्हें दंड देने के उद्देश्य से यीशु उनके ऊपर वज्रपात करके उनके टुकड़े कर देता था। अब वह जीव 2 हिस्सों में विभाजित हो गए तथा एक दूसरे से मिलने के लिए तरसने लगे। अपने दूसरे हिस्से के साथ मिल जाने किसी प्राचीन इच्छा को आवेशपूर्ण रोमानी प्रेम काम के रूप में देखा जाता है। यह सार्वभौमिक और अचेतन मानवीय जरूरत है। इसमें एक दूसरे से मिलने, सीमाओं को तोड़ने और अपने प्रेमी के साथ एक हो जाने का भाव समाहित है। मनोवैज्ञानिक इसको अहंकार परिधि का दहना कहते हैं। कुछ का मानना है कि यह प्रक्रिया हमारे आरंभिक अनुभव के मूल में है और यह हमारे शैशव काल के अनुभव को पुनर्जीवित करने का अचेतन प्रयास है। एक ऐसी आदिम अवस्था जिसमें शिशु पूरी तरह अपने अभिभावक या अपनी देखभाल करने वाले में लीन होता है। प्रमाण बताते हैं कि शिशु स्वयं को शेष ब्राह्मण से अलग नहीं मानते। उनमें निजता का कोई भाव नहीं होता या फिर वे अपने अस्तित्व को अपनी माँ, अन्य लोगों एवं अपने आसपास की चीजों से जोड़कर देखते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वे स्वयं कहाँ समाप्त होते हैं और अन्य कहाँ से आरंभ होते हैं। उनके भीतर वस्तु स्थायित्व का अभाव होता है। वस्तुओं का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। यदि वे किसी वस्तु से संबंधित नहीं है तो उनके लिए उस वस्तु का अस्तित्व भी नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे के हाथ में छुंछना है तो बच्चा उस छुंछने को भी अपना अंश मानता है, और यदि वह छुंछना छिपाकर उससे दूर रख दिया जाए तो बच्चे के लिए उस छुंछने का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। जन्म के समय मस्तिष्क कच्चा होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और उसका मस्तिष्क परिपक्व होता जाता है, वैसे वैसे बाहरी संसार के साथ बच्चे का व्यवहार परिष्कृत हो जाता है और बच्चे के अंदर अन्य की तुलना में मैं का निजी भाव प्रबल होने लगता है। इसके साथ धीरे धीरे अकेलेपन का भाव विकसित होता है और बच्चा अपनी सीमाओं से अवगत होने लगता है। निश्चित ही संसार के साथ संपर्क में आने से बचपन और किशोरावस्था में व्यक्तित्व का विकास जारी रहता है। वह कौन है, लोगों में इस बात की समझ आंतरिक प्रस्तुतिकरण के फलस्वरूप विकसित होती है। जब वे अपने जीवन में महत्वपूर्ण लोगों के साथ
हुई बातचीत और समाज में सामान्य तौर पर अपनी भूमिका के बारे में सोचते हैं। धीरे धीरे निजी अस्तित्व और अंतर मनोवैज्ञानिक ढांचा अधिक जटिल हो जाता है, परंतु हमारे भीतर का कोई अंश फिर भी अपने अस्तित्व की आरंभिक सुखदायक अवस्था में लौटना चाहता है, जिसमें अकेलेपन और अलग होने का भाव नहीं होता। बहुत से समकालीन मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि आरंभिक अकेलेपन का अनुभव हमारे अवचेतन मन में समाहित होता है और वयस्क होने पर वह हमारे अचेतन मन एवं निजी कल्पनाओं में प्रवेश कर जाता है। वे मानते हैं कि प्रेम होने की स्थिति में अपने प्रेमी से मिलने पर उसी अनुभव की पुनरावृत्ति होती है जो शैशव काल में अपनी मां के साथ लीन होने पर होती है। वह इस जादुई भावना को सर्वशक्तिशाली होने के भाव को फिर से जीवित कर देता है, मानो सब कुछ संभव है। इस भाव को परास्त करना बहुत कठिन होता है। इस कारण रूमानी प्रेम की तलाश अत्यंत शक्तिशाली होती है। तो फिर समस्या क्या है, और दलाई लामा ऐसा क्यों कहते हैं कि रोमांस की तलाश करना नकारात्मक चीज है? मैं किसी संबंध को रूमानी प्रेम पर आधारित करने और प्रेम की शरण में जाने की इस समस्या को खुशी का स्रोत मानता हूँ। मुझे एक पुराने मरीज डेविड की याद आ रही है। 34 वर्षीय डेविड प्रकृति का चित्रकार था। वह शुरू में जब मेरे क्लिनिक पर आया तो उसमें डिप्रेशन के भयानक लक्षण थे। उसने बताया कि शायद उसे अपने काम के तनाव के कारण डिप्रेशन हो रहा था, किंतु अधिकांश मौकों पर बस ये ऐसा ही हो जाता है। हमने डिप्रेशन की दवा पर बात की क्योंकि वह उसके पक्ष में था, और इसलिए हमने डिप्रेशन दूर करने वाली दवा शुरू कर दी। दवा बहुत कारगर साबित हुई और 3 सप्ताह में वह अपने काम पर लौट आया। हालांकि उसके मामले की थोड़ी जांच करने पर यह समझने में देर नहीं लगी कि भयंकर डिप्रेशन के अलावा वह कई सालों से डिस्थीमिया से भी ग्रस्त था, जो कि एक तरह का छली और हल्का किंतु खतरनाक किस्म का डिप्रेशन होता है। जब उसका भयंकर डिप्रेशन दूर हो गया तो हमने उसकी निजी जांच शुरू की, जिससे हमें उसकी भीतरी मनोवैज्ञानिक गति का अंदाजा लग पाता, जिसके कारण उसने इतने सालों से डिस्थीमिया की शिकायत थी। कुछ ही मुलाकातों के बाद एक दिन डेविड बहुत खुशनुमा अंदाज में क्लिनिक पर आया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वह बोला। मुझे बहुत सालों से इतना अच्छा कभी महसूस नहीं हुआ। इस खुशखबरी पर मेरी प्रतिक्रिया यह थी कि मैंने तुरंत उसके मूड में विकार की उन्मादी अवस्था की संभावना की जांच शुरू कर दी। हालांकि वह बात नहीं थी। मुझे प्यार हो गया है, उसने मुझे बताया। मैं उससे पिछले सप्ताह एक जगह मिला जहां पर मैं बोली लगा रहा हूँ। मैंने उसके जैसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। हम इस सप्ताह लगभग हर रात्रि को बाहर घूमने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता, पर ऐसा लगता है कि हम जीवन साथी हैं, एक दूजे के लिए बने हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं पिछले 2 या 3 साल में किसी के साथ बाहर घूमने नहीं गया, और मुझे ऐसे लगने लगा था कि मुझे कोई नहीं मिलेगा। और फिर एक दिन अचानक मुझे वह मिल गई। उस दिन अधिकांश समय डेविड अपनी नई महिला साथी का गुणगान करता रहा। मुझे लगता है कि हम दोनों हर दृष्टिकोण से एक दूसरे के लिए आदर्श हैं। इसमें कोई कामुक पक्ष भी नहीं है। हम लोगों की रुचि भी एक सी चीजों में है, और यह सोचकर डर लगता है कि हम लोग कितना ज्यादा एक सा सोचते हैं। निश्चित रूप से मैं यथार्थवादी हो रहा हूँ, और मुझे पता है कि कोई मनुष्य आदर्श नहीं होता। जैसे मुझे एक दिन थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि मुझे लगा कि वह क्लब में कुछ लड़कों के साथ हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन हम दोनों ने काफी पी ली थी और वह सिर्फ मजाक कर रही थी। हमने बाद में इस विषय पर बात की और सब ठीक हो गया। अगले सप्ताह डेविड फिर आया और उसने मुझे बताया कि उसने इलाज बंद करने का निर्णय कर लिया था। मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मुझे अब इस इलाज का फायदा समझ नहीं आ रहा, वह बोला। मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया है। मैं बच्चे की तरह सोता हूँ। मैं समय से काम पर जाता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, और मैं इस शानदार संबंध से खुश हूँ, जो प्रतिदिन और बेहतर होता जा रहा है। मैं मानता हूँ कि इलाज से मुझे बहुत लाभ हुआ है, लेकिन मैं इस समय इलाज पर पैसे खर्च नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। मैंने उससे कहा कि मुझे उसे देखकर बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन मैंने उसे याद दिलाया कि अभी तो हमने उसके कुछ पारिवारिक मसलों को समझा है जो उसके डिस्थीमिया का कारण हो सकते हैं। इस बीच मेरे दिमाग में प्रतिरोध और प्रतिरक्षा जैसे सामान्य मनोवैज्ञानिक शब्द आ रहे थे। उसने मेरी बात नहीं मानी। मैं शायद इन बातों पर बाद में विचार करना चाहूंगा, वह बोला। लेकिन मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण अकेलापन था। यह भाव कि जीवन में किसी की कमी थी, कोई विशेष व्यक्ति जिसके साथ मैं अपनी बातें कर सकूं,
और अब मुझे वह मिल गई है। वह उसी दिन इलाज को बंद करने की जिद पर अड़ा हुआ था। हमने उसके पारिवारिक चिकित्सक से चर्चा करके उसके दवा के नियमों का ध्यान रखने की बात की, उसके साथ समीक्षा की और इलाज बंद कर दिया, और उसे यह आश्वासन दिया कि उसके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। कुछ महीनों बाद डेविड फिर से मेरे ऑफिस में आया। मैं बहुत दुखी हूँ, उसने हताश भरे स्वर में कहा। पिछली बार जब मैं आपके पास आया था तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। मुझे सचमुच लगता था कि मुझे अपना आदर्श जीवन साथी मिल गया है। यहाँ तक कि मैंने उससे शादी की बात भी की, परंतु मुझे ऐसा लगता कि मैं जितना उसके नज़दीक जाने का प्रयास कर रहा था, वह उतनी मुझसे दूर जा रही थी। अंत में उसने मेरे साथ अपना संबंध तोड़ लिया। उसके कुछ सप्ताह बाद मुझे फिर से डिप्रेशन होने लगा। मैं उसे फ़ोन करता और उसकी आवाज़ सुनकर फ़ोन बंद कर देता था, और उसके ऑफिस के पास से गुजरकर उसकी गाड़ी को देखता हुआ जाता था। लगभग 1 महीने बाद मैं यह सब करते-करते ऊब गया। यह बहुत हास्यप्रद था, और इससे कम से कम मेरे डिप्रेशन के लक्षण ठीक होने लगे। मेरा मतलब, मैं अब ठीक से खा पी और सो रहा हूँ और अपना काम भी कर रहा हूँ, और मुझे थकान आदि भी नहीं होती। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मेरे भीतर किसी चीज का अभाव है। ऐसा लगता है कि मैं वापस पहले वाली स्थिति में लौट आया हूँ, और मुझे वही महसूस होता है जो इतने सालों से हो रहा था। हमने फिर से इलाज शुरू कर दिया। यह साफ है कि खुशी के स्रोत के रूप में देखें तो रोमांस बहुत सी इच्छाएं छोड़ जाता है। शायद दलाई लामा ने रोमांस को रिश्ते का आधार ना मानकर, और रोमांस को सिर्फ एक ऐसी कल्पना जिसे पाया नहीं जा सकता और प्रयास ना करने योग्य मानकर, कोई भूल नहीं की थी। नजदीक से देखे तो अपने भिक्षु जीवन के प्रशिक्षण के आधार पर शायद वह रोमांस को नकारात्मक मूल्य ना बतलाकर, बल्कि तटस्थ भाव से उसकी व्याख्या कर रहे थे। यहाँ तक कि शब्दकोश जैसे निष्पक्ष संदर्भ ग्रंथ में, जिसमें रोमांस और रोमानी शब्द की दर्जनों परिभाषाएं होती हैं, अनेक वाक्यांश दिए हुए हैं, जैसे एक कल्पित कथा, एक अतियुक्ति, एक झूठ, उमंग भरा और कल्पित, अव्यवहारिक, बिना तथ्य व आधार का, आदर्श संभोग अथवा परिणय निवेदन से युक्त आदि। यह स्पष्ट है कि पाश्चात्य सभ्यता के साथ कुछ बदलाव आया है। एक हो जाने, एक दूसरे में समा जाने से संबंधित काम के प्राचीन संदर्भ का अर्थ बदल गया है। रोमांस में छल और धोखे के साथ बनावटी गुण समा गया है, जिसके कारण आस्कर वाइल्ड ने निराश होकर लिखा है, जब किसी को प्रेम हो जाता है तो वह पहले खुद को और फिर अंत में दूसरों को धोखा देता है। दुनिया इसी को रोमांस कहती है। इससे पहले हमने देखा था कि मनुष्य की खुशी में निकटता व घनिष्ठता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। परंतु यदि व्यक्ति किसी रिश्ते में स्थायी संतोष खोज रहा है, तो उस रिश्ते की नींव मजबूत होनी चाहिए। यही कारण है कि दलाई लामा हमें रिश्ते का मूल आधार समझने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हमें बाद में उस रिश्ते में कूटता महसूस होने लगे। शारीरिक आकर्षण या प्रेम के गहन भाव के कारण दो लोगों के बीच आरंभ में रिश्ता बन सकता है, जो उन्हें नजदीक ले आता है। परंतु एक अच्छे एपॉक्सी गेंद की भांति उस आरंभिक रिश्ते में भी कई और तत्वों का होना आवश्यक है, ताकि वह स्थायी संबंध का रूप ले सके। इन तत्वों की पहचान हेतु हमें फिर से दलाई लामा द्वारा बताए मजबूत रिश्ते बनाने के तरीके को देखना होगा। जाने अपने संबंध को स्नेह, दया और आपसी सम्मान पर आधारित करना होगा। रिश्तों को इन गुणों का आधार देकर हम न सिर्फ अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ, बल्कि अपने मित्रों, परिचितों या अजनबियों, जहाँ तक कि किसी भी अन्य मनुष्य के साथ गहरा और सार्थक संबंध बना सकते हैं। इससे संबंध स्थापित करने की असीमित संभावनाएं और अवसर बनते हैं।